एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट से। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा खत्म हो गया, अब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में फर्स्ट मेंशन कर रखा है और कहाँ तक जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है साथ में। ओके, तो जो फर्स्ट आर्टिकल है पार्लियामेंट का, तो वो कहाँ से स्टार्ट है? आर्टिकल 79 से। 79 में क्या दे रखा है कि हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, उसके पास एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पार्लियामेंट किस तीन चीज़ों को लेके कंसिस्ट होगी, उनके बारे में मेंशन किया गया। सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो प्रेसिडेंट का क्या काम होता है भाई पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है पार्लियामेंट में, बट जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के सारे सेशंस को समन करता है, ठीक है। उनको कैसे करना है, उनको क्या क्या काम है, वो सारा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। और कोई भी बिल है उसको एक लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट की एक्सेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट रोल्स काफ़ी है, बट डायरेक्टली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बाद बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा हम पढ़ेंगे आर्टिकल 80 में, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है, ठीक है। और ये दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बिल होता है जिसको लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बिल है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, फिर एक हाउस से पास होगा, फिर दूसरा हाउस से पास होगा, बाद में वो प्रेसिडेंट के एक्सेंट लेगा और फिर वो एक बिल लॉ की फॉर्म लेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए काम में आता है। दो हाउसेस हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, और प्रेसिडेंट, ठीक है। इन तीन लोगों से कंपोजिट होके हमारा पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। ये आर्टिकल 79 में दे रखा है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 80 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 80 और इसमें क्या बोला है? राज्यसभा के बारे में सब कुछ बताया है। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होता है? तो ये एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। तो इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। 200-250 मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद इसमें से 238 इन 250 में से 238 कहाँ से आते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। इसके बाद 12 मेंबर ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और इन्हें कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं ये 12 मेंबर्स की जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये जो 12 लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि या तो किसी चीज़, किन किन चीज़ों में, या तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस में इनके पास एक एलीट नॉलेज होती है, या फिर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उनके बेस पे इंडिया में से 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैरी कॉम, ठीक है, जिनने गेम्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा किया, बॉक्सिंग की फील्ड में, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने किसी ने कोई ऐसी बुक लिख दी, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये 12 मेंबर की बात हो गई, कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। इसके बाद बात आती है 238 मेंबर जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे। ये इलेक्शन कैसे होते हैं? सबसे पहले इलेक्शन का मेथड क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो इनका इलेक्शन मेथड है। और इनमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहले 238 मेंबर्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये 238 मेंबर्स आ रहे हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। तो 4 शेड्यूल में बताया गया है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स एक पर्टिकुलर स्टेट को मिलेगी। एरिया वाइज डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान बड़ा स्टेट है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। राजस्थान बड़ा स्टेट है तो उसको हो सकता है 5 मिल रही हो, ठीक है। गोवा छोटे स्टेट है तो उसको 2 ही मिल रही हो। मैं बता नहीं रही, पर ये सारी कितने नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी ये सारे 4 शेड्यूल में मेंशन है स्टेट के लिए। बट अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि एक यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। स्टेट्स कितनी कितनी डिवाइड है 4 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे आर्टिकल 80 कंप्लीट होता है जिसमें राज्यसभा का कंपोजिशन दे रखा है। अब हम आर्टिकल 81 की साइड जाते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 81 और आर्टिकल 81 में कंपोजिशन दे रखा है हाउस ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं
लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 मेंबर्स। इसके बाद 20, इस 550 में से 20 लोग तो कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और 530 कहाँ से आते हैं? स्टेट से, ठीक है। ये जो लोगों का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम सब लोग मिलकर लोकसभा के इलेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करवाती है और हम सब वोट करके आते हैं। हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। ये स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से मिलके एक हाउस ऑफ पीपल बनता है जिसको बोलते हैं लोकसभा। ये पार्लियामेंट का एक हाउस है जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, विच इज कॉल्ड एज लोकसभा, मेंशन्ड इन आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो लोकसभा कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। लोकसभा किससे कंसिस्ट होती है? मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किधर से? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। स्टेट से कितने होते हैं? 530 और यूनियन टेरिटरी से 520, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 की, ठीक है। इसके बाद बात आती है पहले के टाइम में जो 2 लोग एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, ठीक है। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन होता था। एंग्लो इंडियन लोग होते हैं जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है बट उनके एंसेस्टर्स बाहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो अबॉलिश कर दिया था। कौन सी? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2020 में हुई थी, ठीक है। इससे इनको अबॉलिश कर दिया था और अब एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। बस यही कंपोजिशन है लोकसभा का। और आर्टिकल 81 में भी इतना ही है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 82। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 82 क्या बताता है? डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन में क्या होता है? जब भी हमारे इंडिया में सेंसस होती है, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस होती है, लास्ट 2001 में हुई है तो अभी उसके क्राइटेरिया उसके हिसाब से चल रहा है अभी सारी चीज़ें। बट अगली जब भी सेंसस होगी तो एक डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा जिसमें जो कि क्या फिक्स करेगा? मेंबर्स ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड स्टेट ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। जब भी कोई सेंसस हुई, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन के बेस पे हम सीट्स एलोकेट करते हैं हर एक स्टेट को। जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको 10 सीट दे दी, गोवा की पॉपुलेशन कम है तो उसको 2 सीट दे दी। इस बेस पे हम सीट्स को डिवाइड करते हैं लोकसभा की, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर पॉपुलेशन के बेस पे। पर जब कभी भी नया सेंसस होता है तो उसके बाद हम ये डीलिमिटेशन कमीशन है ये क्या फिक्स करती है कि कितने लोग एक स्टेट में कितनी सीट्स जाएंगी या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स आएंगी और उसमें से कितने लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके लोकसभा के इलेक्शन में आएंगे, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की बात हो गई और लोकसभा यूनियन की बात हो गई, ठीक है। ये पार्लियामेंट है और ये स्टेट के लिए बात करी गई है। इसके बाद बात आती है कि इस कमीशन में लोग कौन कौन होंगे, कौन कौन लोगों से मिलकर ये कमीशन बनाए। तो सबसे पहले तो रिटायर या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है इसमें। इसके बाद स्टेट इलेक्शन का कोई भी कमिश्नर, ठीक है, वो आ सकते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन में। ये किस स्टैट्यूटरी बॉडी है और बाकी 82 आर्टिकल में इतना ही था। और हम देखते हैं आर्टिकल 83। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 83 और इसमें क्या बोल रखा है कि ड्यूरेशन क्या होती है दोनों हाउसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 हाउसेस कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा की, विच इज अपर हाउस। हर 2 साल में इन एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक नेवर डिसॉल्विंग हाउस है, ये परमानेंट हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस। और इसको बोलते हैं टेम्परेरी हाउस। तो इस परमानेंट हाउस में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है और नए लोगों को लिया जाता है, पर ये एक्चुअली कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस, ठीक है। इसमें क्या है? 5 साल का लोअर हाउस का टेन्योर होता है। 5 साल के बाद वो जो भी लोकसभा बनी हुई है वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर एक नई लोकसभा बनती है, री इलेक्शन होता है और फिर नई लोकसभा बनती है, ठीक है। ये डिसॉल्व होती है हर 5 साल में, इसका टर्म होता है 5 साल का। इसके बाद बात आती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year। अगर इमरजेंसी का टाइम आ जाता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, तो 1 साल तक लोकसभा एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। जिस दिन से लोकसभा के इलेक्शन ऑफिस होल्ड करता है के बाद मेंबर्स ऑफिस होल्ड करते हैं उससे 5 साल तक इसको ये ऑफिस रहता है। इसके बाद ये 5 साल बाद ये ऑफिस डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद नया लोकसभा की फॉर्मेशन होती है,
ठीक है। ये डिसॉल्विंग हाउस है, नॉन डिसॉल्विंग हाउस है, ये परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, ठीक है। इसमें 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में होते हैं, इसमें हर 5 साल में, ठीक है, नया लोकसभा बन जाता है, ठीक है। और बाकी 83 में इतना ही ड्यूरेशन और ये सब बता रखा है लोकसभा राज्यसभा के। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 84 की। So now we are reading Article 84 of Indian Constitution, जिसमें बताया गया है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, ठीक है। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद वो 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, ठीक है, 35 साल रिक्वायर्ड एज है। इसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वैसे भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन लेके वो ऑफिस पे एंटर होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद लोकसभा की क्वालिफिकेशन क्या है? वही सेम, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसमें डिफरेंस बस इतना है, ये 35 साल मांगते हैं और ये 25 साल लोकसभा, ठीक है। 25 ईयर्स के हो तो तुम लोकसभा के मेंबर बन सकते हो। इसके बाद शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट और ओथ एंड अफर्मेशन लेके अपना ऑफिस संभालो। इसके बाद इन सारी क्वालिफिकेशंस के बाद एक क्वालिफिकेशन और आती है कि अगर पार्लियामेंट या फिर कोई प्रिस्क्राइब्ड लॉ कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगती है राज्यसभा के मेंबर या लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, तो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करना पड़ेगा और तभी तुम राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में सेम चीज़ है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों में है, ठीक है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, दोनों में है। इसके बाद ये क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन दोनों में होनी चाहिए। और कोई एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन मांग रखी किसी लॉ ने या फिर पार्लियामेंट ने तो वो होनी चाहिए। डिफरेंस बस इतना है, 35 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, 35 राज्यसभा, 25 लोकसभा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में और उसके बाद हम स्टार्ट करें आर्टिकल 85 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।